हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम यहाँ पर आईएफएससीए और ईपीएफओ के लिए आपके जो इंश्योरेंस का सिलेबस है, ठीक है, तो ये दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो ये आपके इंश्योरेंस का पूरा सीरीज हमारा चलेगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंश्योरेंस पढ़ाऊंगी। इसके अलावा बाकी भी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंश्योरेंस अवेयरनेस इसका हिस्सा रहता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इससे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस के साथ में हमारी आज की क्लास स्टार्ट होगी। एंड ये वाले नोट्स आपको एडा में भी काम आएंगे। जो एडा का आपका एग्जाम रहता है, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, इसका अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है एंशिएंट इंडियन ओरिजिन की। तो जो कॉन्सेप्ट था इंश्योरेंस का, वो इनफॉर्मली एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था अमंग हिंदूज। तो सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जहां पर रिस्क शेयरिंग की जाती थी कम्युनिटीज के बीच में। फिर अर्ली मरीन इंश्योरेंस बाय ट्रेडर्स देखा गया। तो ओवरसीज और मैरीटाइम ट्रेडर्स जो थे, वो यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस कर कर चलते थे, ताकि जो लॉसेस हो रहे हैं सी वोजेस में, उसे कवर कर सकें। तो अब आपको पता ही है कि जैसे वास्को डी गामा आए थे, है ना, यहाँ पर प्रिंस हेनरी आए थे, बहुत लोग आए, लेकिन बहुत लोग आ भी नहीं पाए, और बहुत लोग आए तो लेकिन उनका काफी लॉस भी हो गया था। तो यहाँ पर हर एक चीज में हम देखेंगे कि इंश्योरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो मरीन इंश्योरेंस यहाँ पर था। तो मिटिगेट किए जा रहे थे रिस्क एसोसिएटेड विद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जॉइंट फैमिली सिस्टम एज सोशल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली जो थे इंडिया में, वो भी एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की तरह काम करते थे, जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सपोर्ट इंश्योर किया जाता था हर मेंबर के लिए। तो कलेक्टिव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जैसे एफडीज वगैरह खुलवाना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें करना। तो यहाँ पर फॉर्मल वे नहीं होगा, लेकिन इनफॉर्मली कर रहे थे सब लोग। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और इंट्रोडक्शन हुआ अब फॉर्मल इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, तो बिगनिंग हुई फॉर्मल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इंडिया में। वेस्टर्न इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, कंपनीज और लीगल फ्रेमवर्क्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। अब सबसे पहले बात करते हैं लीगल एवोल्यूशन और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है, यहाँ पर सेवरल फेजेस देखे गए। जैसे इनिशियली हमारा अनरेगुलेटेड ग्रोथ था, फिर नेशनलाइजेशन हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, या फिर हमारा जीआईसी का 1972 में। फिर लिबरलाइजेशन पीरियड आया 1990s में, जहां पर कि प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन भी देखा गया। तो ये जो रिफॉर्म्स थे, ये एफिशिएंसी, कंपटीशन और कंज्यूमर चॉइस यहाँ पर हमारे लिए लेकर आ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी गई है टू लेजिस्लेट एंड रेगुलेट द सेक्टर। यूनिफॉर्म इंश्योरेंस लॉ अक्रॉस नेशन में देखेंगे कि सेंट्रल रेगुलेशन जो था, उसकी वजह से इंश्योरेंस लॉज हमारी कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्मिटी की वजह से सीमलेस रेगुलेशन, सुपरविजन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी देखा गया। चलो, अब यहाँ पर ये याद रखना, इंश्योरेंस कहाँ पर आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें याद रखने की है आपकी, कि हमने यहाँ पर इंश्योरेंस लॉज को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमारे पूरे देश में एक जैसी ही लॉज बनाई है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि एग्जैक्टली इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस यहाँ पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये याद रखना, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यू कैन चैलेंज इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये किसके बीच में होता है, दो पार्टीज के बीच में, जहां पर एक पार्टी अग्री कर रही है टू कॉम्पनसेट द अदर फॉर अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल लॉस। देखो एक बार समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पर एक है प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए अगर कोई इन फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो ये हो गए प्रोटेक्शन बायर। एक है यहाँ पर कंपनी आपकी, जिसे बोलेंगे प्रोटेक्शन सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन बायर क्या कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है इस कंपनी को, ठीक है। अब पीरियोडिकली करेगा, मंथली, एनुअली, कैसे भी हो सकता है। अब प्रोटेक्शन सेलर क्या करेगा, अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लिया और हेल्थ इश्यूज आ गए ए को, तो यहाँ पर जो इनका फाइनेंशियल रिस्क था, वो कौन कवर कर रहा है, XYZ लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा दो पार्टीज के बीच में, जहां पर एक पार्टी अग्री करेगी कि वो दूसरी को कॉम्पनसेट करेगी फॉर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल लॉसेस या डैमेजेस इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं पीरियोडिकली। पर्पस क्या था, प्राइमरी गोल इंश्योरेंस का था कि हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, जैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इलनेस हो सकती है, किसी की डेथ हो जाए, थेफ्ट हो जाए, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, बिजनेस रिस्क, ठीक है, जैसे फायर इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो हर एक तरह के इंश्योरेंस है।
अब की एलिमेंट्स क्या है इंश्योरेंस के? सबसे पहले तो रिस्क कवरेज हो रही है। रिस्क क्या है कि मुझे हो सकता है यहाँ पर कोई डिसीज हो जाए जिसमें मुझे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े और मेरे पास में एक फाइनेंशियल लॉस हो जाए। या फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे फादर का जो बिजनेस है, ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले आग लग गई थी वहां पर, तो सब कुछ खत्म हो गया, बट फायर इंश्योरेंस है तो वी कुड कवर दोज लॉसेस, ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये हो गया रिस्क कवरेज की यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है अगेंस्ट अनसर्टेन रिस्क। प्रीमियम की बात करते हैं तो जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं वो एक रेगुलर अमाउंट पे करते हैं टू द इंश्योरर। जैसे आप अपने मोटर व्हीकल्स का करवाते हैं तो एक प्रीमियम आप पे कर रहे हो इनको। कॉम्पनसेशन, अगर यहाँ पर कोई भी आपका लॉस जो कवर्ड था, जैसे मोटर व्हीकल में एक्सीडेंटल कवरेज है, अगर मान लो कि कोई एक्सीडेंटल कोई चीज हो गई तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका लॉस है वो कवर किया जाता है और इंश्योरर कंपनसेट करता है एज पर द टर्म्स ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है जो कि देखो, जैसे मान लो अगर आप कोई इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कोई इंश्योरेंस परचेस नहीं किया, तो यहाँ पर ना आपको एक डॉक्यूमेंट भेजी जाती है। उस डॉक्यूमेंट में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि कब आपको कवरेज मिलेगा, कब आपको कवरेज नहीं मिलेगा, कौन से कवरेज हैं वो आफ्टर सर्टेन पीरियड मिलेंगे, कितना अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना होगा, कितना टैक्स आपका लगेगा, कौन आपका नॉमिनी रहेगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स है एग्रीमेंट की वो आउटलाइन की जा रही है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। फिर आती है पार्टीज इन्वॉल्व। तो पार्टीज इन्वॉल्व में एक होगा इंश्योरर और एक होगा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? जिसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। और इंश्योरर कौन है? जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अश्योरर यहाँ पर जो अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। इनको बोलेंगे गिवर, इनको बोल देते हैं टेकर। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी या एंटिटी जो कि कवरेज प्रोवाइड कर रही है और अज्यूम कर रही है रिस्क को, तो ये कंपनसेट करेंगे इंश्योर्ड फॉर एनी कवर्ड लॉस। इंश्योर्ड क्या करते हैं? पर्सन, ग्रुप, प्रॉपर्टी या एंटिटी जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर इंश्योर्ड जो होता है, जैसे अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या बन जाती हूँ? मैं इंश्योर्ड पर्सन बन जाती हूँ। तो मैं प्रीमियम यहाँ पर पे करूंगी इन एक्सचेंज फॉर रिस्क कवरेज। लीगल नेचर, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जिसको हम लॉ के थ्रू गवर्न करते हैं और जितनी भी पार्टीज हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगी जो हमारी पॉलिसी में दे रखी हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे बनी? मैंने बताया कि जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि फॉर्मलाइजेशन होने लग गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो रूट्स जो है इंश्योरेंस की वो हमारी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आ रही हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो सबसे पहले अर्ली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो पहले 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैलकाटा फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी आई इंडिया में, ठीक है। फिर 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई। अच्छा, ये आए क्यों थे? तो मेजरली आपको भी पता है यहाँ पर हमारी इन लोगों से कुछ ना कुछ झगड़े, वॉर्स, ये सब होते रहते थे। और ये जो 1818 का टाइम है, इस टाइम पर तो इनके किले विले भी हम जला देते थे। तो 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी आई। 1874 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई जो कि यहाँ पर आपकी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस से अलग थी, अश्योरेंस और इंश्योरेंस। अब डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स थे तो इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते ही, तो यहाँ पर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी जो थी उसको स्टैब्लिश किया गया 1871 में और इंडियंस के ऊपर 20% हायर चार्जेस लगे। अगर किसी के ऊपर 100 रुपीज है ब्रिटिशर की, तो इंडियन को 120 रुपीज देने हैं, ठीक है। और रेशियल बाइसेस अलग होती थी इंश्योरेंस प्राइसिंग में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पहला स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस ओनली, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 आया। पहली लॉ आई जहां पर लाइफ इंश्योरेंस को इंडिया में रेगुलेट करने की बात की गई। इसमें जनरल इंश्योरेंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया और ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ये स्टिल अंडर डेवलप्ड था। फिर एमरजेंस हुआ जनरल इंश्योरेंस का। तो 1850 में हमने देखा ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कैलकाटा फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया की जिसको ब्रिटिश नेशनल्स ने प्रमोट करा। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आई बॉम्बे की जो कि पहली इंडियन ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रॉडर लेजिस्लेशन है इनकी नीड बढ़ती गई। तो जैसे जैसे फायर, एक्सीडेंट, मरीन इंश्योरेंस ग्रो किए स्केल में, लिमिटेशन जो थी 912 एक्ट की वो भी एपरेंट होने लग गई। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल बहुत कम था ओवर जनरल इंश्योरेंस।
अब क्या हुआ, फिर आता है इंश्योरेंस एक्ट 1938, जहां पर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस को रेगुलेशन के अंडर लाया गया और यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया पूरे हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। तो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस में हमने फायर, मरीन और मिसलेनियस इंश्योरेंस जैसे एक्सीडेंट, हेल्थ, लाइबिलिटी, ये सबको कवर किया। फिर हमारे पास इंश्योरेंस एक्ट आया 1938, जिसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो कॉर्नर स्टोन रही इंश्योरेंस लेजिस्लेशन की। तो यहाँ पर अब जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो ही एक तरीके से आपकी पूरी की पूरी बताई गई हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी इवेंट्स हुए थे। तो 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैलकाटा में लाई गई, 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेकर आए, 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट लेकर आए, पहला स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट लाए जहां पर हम जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को ही कवर कर रहे थे और पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया। 1956 में एलआईसी को हमने यहाँ पर स्टैब्लिश किया और नेशनलाइजेशन कर दिया लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ पर मोनोपोली हो गई लाइफ एलआईसी की। फिर अर्ली 1990s में जब एलपीजी इरा आई तो यहाँ पर हमारे लिए इंश्योरेंस सेक्टर हमें प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के लिए खोलना रहा। तो 1993 में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी को बिठाया गया जिन्होंने बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज करो। 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम प्यार से इरडा बोलते हैं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनकर आई। 2000 में इरडा ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पर बनी और सब्सिडरीज जो थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इंडिपेंडेंट हो गई एंड जीआईसी जो है वो एक नेशनल री इंश्योरर बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंश्योरेंस की हिस्ट्री इंडिया में रही है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्टोरिकल टाइम्स की बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से देखी जा रही थी, जैसे कि रोमन्स, फेनिकन्स एंड रोडियंस। तो जो कॉन्सेप्ट था ऑफ कवरिंग कमर्शियल रिस्क, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा था थ्रू फॉर्मल अंडर राइटिंग्स। लेकिन हमारे पास में जो फॉर्मल अंडर राइटिंग्स थी वो नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था। तो रोमन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा कि ऐसे प्रोविजंस थे जहां पर स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, वो हमारे लॉसेस बेयर करेंगी अगर सी पैरल्स या कैप्चर हो जाता है। तो ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हो गया कि हमारा रिस्क कोई और कवर कर रहा है। फिर कुछ फ्रेंडली सोसाइटीज एंशिएंट इंडिया और चाइना में देखी गई जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल एड दे रही थी मेंबर्स को। फिर इंडिया में अर्ली फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र में और मनुस्मृति में देखने के लिए मिली। तो ये हमारे मरीन ट्रेड लोन्स की बात करती हैं और कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करती हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पीरियड में हमने ये सारी चीजें देखी ली थी कि किस तरीके से यहाँ पर हमने 1938 में इंश्योरेंस एक्ट पास किया और 1950s में हमने यहाँ पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल एजेंसीज को अबॉलिश कर दिया। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है 1956, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को हमने नेशनलाइज कर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, जिसमें कि 245 एंटिटीज को मर्ज किया गया। 154 इंडियन इंश्योरर्स थे यहाँ पर, 16 फॉरेन और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज थी। अब एलआईसी की मोनोपोली हो गई थी आपकी लेट 1990s तक। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी 1888 से हमने देखा था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मैरीटाइम ट्रेड देखा गया। 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया में। 1907 में फर्स्ट इंडियन जनरल इंश्योरेंस फर्म इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड आई। 1957 में फॉर्मेशन हुआ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर कोड ऑफ कंडक्ट का। 1968 में इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया ताकि रेगुलेट करें इन्वेस्टमेंट्स को और इंश्योर करें सॉल्वेंसी। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को पास किया गया। फिर आता है 107 इंश्योरर्स को अमालगमेट किया गया चार में। कौन कौन सी थी? NICL, NIACL, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक होल्डिंग कंपनी बन गई थी 1973 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर
सेक्टर रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन की बात हुई तो 1993 में एक मल्होत्रा कमेटी बैठी, जो कि यहाँ पर आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, जिन्होंने बोला कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब ऐसे में यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड एफडीआई वाया जॉइंट वेंचर्स लाने की कोशिश की गई। 1999 में स्टैब्लिशमेंट होती है एडा की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी बने। 2000 में एडा जो है ये ऑपरेशनल हुई ताकि रेगुलेट करे और प्रमोट करे फेयर प्रैक्टिसेस। फिर जीआईसी की सब्सिडरीज जो थी इनको एक इंडिपेंडेंट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया। 2002 में पार्लियामेंट ने डीलिंक कर दिया जीआईसी को इसकी 4 सब्सिडरीज से, और जीआईसी फिर एक नेशनल री इंश्योरर बनी। ठीक है, अब यहाँ पर नेशनलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में, वो देख लेते हैं। इससे पहले आपको री इंश्योरर्स पता है कि क्या होते हैं? तो री इंश्योरर्स में क्या होता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को दिया जा रहा है। तो जो इनका रिस्क है, इनकी लाइबिलिटीज हैं, उनका एक पोर्शन यहाँ पर हमारी जो री इंश्योरर कंपनीज हैं वो अपने पास रखती हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए बस इतना समझो, आगे हम इन सब के बारे में डेफिनेटली आगे धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे। तो नेशनलाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में क्यों हुआ? सबसे पहले तो जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेज थे उन्हें हमें मोबिलाइज करना था, चैनलाइज करना था। फिर हमें मार्केट पेनिट्रेशन को एक्सपेंड करना था लाइफ इंश्योरेंस के पब्लिक ओनरशिप के थ्रू। फिर फ्रीक्वेंट फेलियर्स देखी गई प्राइवेट इंश्योरर्स की, क्योंकि मिसमैनेजमेंट जो है उसने हमारे पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन का कंसर्न को बढ़ा दिया था। तो 19 जनवरी 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 245 इंडियन और फॉरेन लाइफ इंश्योरर्स और यहाँ पर जो हैं, ठीक है, ये अब हमारे अंडर रहेंगी, और यहाँ पर प्रोविडेंट सोसाइटीज को भी अपने अंडर ले लिया। सितंबर 1956 में एलआईसी को स्टैब्लिश किया गया, एलआईसी एक्ट 1956 के अंडर। तो एलआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। फिर एलआईसी को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया गया कि आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में कंडक्ट करोगे। अब कुछ एक्सेप्शंस और रिस्ट्रिक्शंस रहे। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो थे अब वो यहाँ पर इंश्योरेंस केवल और केवल उन लोगों को दे सकते थे जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैसे थे, यहाँ पर ऑर्डिनरली थे। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो इंश्योरेंस किस किस को दे रहे थे? PROI को, पर्सन रेजिडेंट ऑर्डिनरली आउट ऑफ इंडिया, विथ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। अब यहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंस जो था इंडिया का, उन लोगों को हम इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर एलआईसी के परव्यू से किस किस को एक्सक्लूड किया गया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस फंड, फैमिली पेंशन स्कीम्स अंडर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन एंड बोनस स्कीम्स एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड फैमिली पेंशन फंड एक्ट 1952। तो ये सब हमारे एक्सक्लूडेड रहे। नेशनलाइजेशन हुआ अब जनरल इंश्योरेंस का इंडिया में, तो यहाँ पर इसको 1956 में हमने नेशनलाइज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे सीडी देशमुख जी, इन्होंने बोला कि जनरल इंश्योरेंस ज्यादा इंटीग्रेटेड है प्राइवेट ट्रेड और इंडस्ट्री में, और यहाँ पर ये ईयर टू ईयर चलता है, तो एरर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, ये हमारी सेविंग्स और वेलफेयर देखती है सिटीजन्स का। फिर इवेंचुअली नेशनलाइजेशन होता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का यहाँ पर। तो 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया। इसके बाद में 1 जनवरी 1973 में जनरल इंश्योरेंस को हमने ऑफिशियली नेशनलाइज किया। 107 प्राइवेट कंपनीज को मर्ज किया गया। पोस्ट नेशनलाइजेशन यहाँ पर एक गवर्नमेंट कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ऑथराइज्ड कैपिटल 75 करोड़ रखा गया। सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ रुपीस था। जीआईसी ने एक होल्डिंग कंपनी की तरह शुरुआत करी नवंबर 1972 में, और इसके ऑपरेशंस स्टार्ट होते हैं जनवरी 1, 1973 से। फिर 4 सब्सिडरीज थी हमारी जीआईसी के अंडर। पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली, और यूआईआईसीएल चेन्नई। स्टेटस की बात करें तो जितनी भी हमारी कंपनीज थी जीआईसी और इसकी 4 सब्सिडरीज, सभी को हमने गवर्नमेंट कंपनीज की तरह रजिस्टर करा हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर।
अब यहाँ पर इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का लिबरलाइजेशन होता है 1990s में। तो यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटर्स को इंट्रोड्यूस करना था अमंग हमारे इंश्योरर्स, ज्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करनी थी कंज्यूमर्स को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था और लॉन्ग टर्म फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको मोबिलाइज करना था। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी 1993 में बैठी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1993। इसको आर एन मल्होत्रा फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने हेड किया और रिव्यू किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कुछ रिफॉर्म जो है रिकमेंडेशंस दी रिफॉर्म से रिलेटेड। तो क्या क्या की रिकमेंडेशंस थी? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करो कि वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में आ जाएं और एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश करो। अब आती है बात एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स की। तो प्री 2000 एलआईसी जो है और जीआईसी, इनकी मोनोपोली थी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में। पोस्ट लिबरलाइजेशन 2001 में 16 प्राइवेट कंपनीज एंटर करती हैं, 10 लाइफ इंश्योरेंस में और 6 जनरल इंश्योरेंस में, और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स थे जो कि आपकी लीडिंग फॉरेन इंश्योरर्स के साथ में काम कर रहे थे। अब आती है बात किस तरीके से एडा को स्टैब्लिश किया गया। तो पहले तो ये रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत क्या थी? ताकि इंडिपेंडेंट वे में रेगुलेशन हो, ज्यादा ऑटोनॉमी हमारे इंश्योरर्स को दी जाए, प्रोटेक्शन किया जाए पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट का, फेयर कंपटीशन को ओवरसी किया जाए, और जो हमारे आउटडेटेड लॉज थे जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, इन सबको चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए। अब आया फॉर्मेशन हमारे एडा का। तो 1997 में इंटरिम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म की गई। 2 दिसंबर 1999 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया ताकि पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करें, रेगुलेट और प्रमोट करें ऑर्डरली ग्रोथ हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। अब इम्पैक्ट क्या रहा लिबरलाइजेशन का? तो मोनोपोली जो थी एलआईसी की और जीआईसी की वो एंड हो गई, कंपटीशन हमारा बढ़ गया, कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव हो गई और प्रोडक्ट डाइवर्सिटी देखी गई। लॉन्ग टर्म फंड्स को हमने मोबिलाइज करा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थ्रू लाइफ इंश्योरेंस, एनकरेज करा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाया जॉइंट वेंचर्स। अब क्या क्या चैलेंजेस रहे इंश्योरेंस सेक्टर में? सबसे पहले तो लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो था प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो काफी कम था ग्लोबल एवरेज से। तो बहुत सारे रूरल और लो इनकम पॉपुलेशंस अभी भी हमारी अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड है, लेकिन करेंटली हम यहाँ पर ग्लोबल एवरेज से थोड़ा सा पास आ चुके हैं। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो काफी लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसट्रस्ट था इंश्योरेंस कंपनीज के टवर्ड्स के, तो पैसा वापस देंगे नहीं, लिमिटेड अवेयरनेस थी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस, तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखे गए जो कि प्रोडक्ट इनोवेशन को स्लो डाउन कर रहे थे। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा देती हैं कि ये भी करो वो भी करो, यहाँ पर इतना पैसा लगाओ वहां पर इतना करो। नीड फॉर कॉन्टिन्यूस अपडेट्स, अब हमें कॉन्टिन्यूसली हमारी रेगुलेशंस को अपडेट करते जाना था ताकि इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस को हम ध्यान में रखें। फ्रॉड्स एंड क्लेम मैनेजमेंट, इंश्योरेंस फ्रॉड जो है ये हमें लॉसेस भी लेकर आ जाते हैं और प्रीमियम्स को भी बढ़ा देते हैं। इन एफिशिएंट या फिर डिलेड क्लेम सेटलमेंट जो है वो कस्टमर के ट्रस्ट को कम करते हैं। और ये समझना हो तो किसी भी हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर जाकर देखना इंश्योरेंस वाले किस तरह परेशान करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे रिमोट और रूरल एरियाज में। ओवर डिपेंडेंस एजेंट्स पर बढ़ गई, जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पर कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्चुअली काम नहीं कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एक एग्जांपल है पॉलिसी बाजार, जिसके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगा था। टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन में बात करें तो स्लो अडॉप्शन हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बैच थे सम इंश्योरर्स। साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स देखने के लिए मिले। हमें अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना था ताकि हम बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट इनोवेशन और कस्टमाइजेशन, तो लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर कस्टमर नीड्स जो है वो इवॉल्व हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट में हम ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला पा रहे। डिजाइन करना अफोर्डेबल रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो है हमारे डाइवर्स पॉपुलेशन सेगमेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। कंपटीशन की बात कर लेते हैं फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में एंट्री हुई फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनीज की, जो कि डिसरप्ट कर रहे थे ट्रेडिशनल मॉडल्स को।
नीड आई इंकम्बेंट्स की ताकि इनोवेट करें रैपिडली टू स्टे कॉम्पिटिटिव। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक एंड मार्केट वोलेटिलिटी देखी गई। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हमारे प्रीमियम कलेक्शन को अफेक्ट कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को। फ्लक्चुएशंस देखी गई इंटरेस्ट रेट्स में और स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो इंश्योरर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे थे। टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन की बात करें तो शॉर्टेज देखी गई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अंडरराइटिंग, एक्चुअरियल और डिजिटल रोल्स में। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग की भी यहाँ पर जरूरत हमें पड़ी। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड कमिटीज कौन कौन सी हैं इंडियन इंश्योरेंस में? तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जिसको मिस्टर सुशील सी सेन ने चेयरमैनशिप की और एक प्रोमिनेंट कैलकाटा सॉलिसिटर थे ये। अब यहाँ पर ये जो कमेटी थी ये क्यों आई? ये कमेटी आई थी ताकि वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ में कंसल्ट करे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और ये यहाँ पर एक बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट किया गया। तो की फीचर्स क्या है हमारे इंश्योरेंस एक्ट 1938 के? पहला कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेजिस्लेशन था जिसमें कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इंडिया में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज दोनों इसके परव्यू में लेकर आए। क्लियरली हमने अलग अलग तरह के इंश्योरेंस बिजनेसेस को डिफाइन किया। फॉर एन एग्जाम्पल आपका लाइफ, फायर, मरीन, मिसलेनियस। इसके बाद में रेगुलेटेड डिपॉजिट्स, कंपनी सुपरविजन, इन्वेस्टमेंट एजेंट कमीशंस और पॉलिसी होल्डर अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को यहाँ पर हमने देखा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एज फायर, मरीन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस इंडिविजुअली और कंबाइंड यहाँ पर डिफाइन किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इनिशियली। लेटर हमने इसको ट्रांसफर करा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया हमारा पहला एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग डेफिनेशंस दी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को डिफाइन करा और यहाँ पर एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, और इसको बाद में हमने क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ट्रांसफर कर दिया। फिर आता है मल्होत्रा कमेटी। तो आर एन मल्होत्रा ने यहाँ पर चेयरमैनशिप की, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी और आरबीआई गवर्नर थे ये। इवेल्युएट किया इन्होंने इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर रिकमेंड किए। क्या क्या की रिकमेंडेशंस रही? गवर्नमेंट का स्टेक हमारे इंश्योरेंस कंपनी में रिड्यूस करने के लिए बोला गया 50% से। गवर्नमेंट को बोला गया कि आप होल्डिंग्स जो हैं जीआईसी की इनको एक्वायर करो, और जो सब्सिडरीज हैं, और ये जो सब्सिडरीज हैं अब इनको बोलो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें, जीआईसी अलग और इसकी 4 सब्सिडरीज अलग। इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया कि अब यहाँ पर आप ऑपरेशनल फ्रीडम ज्यादा रख सकते हो। फिर आती है बात कंपटीशन की। तो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया कि एक मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 बिलियन रुपीस का यहाँ पर आपके पास होना चाहिए ताकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री ले पाओ। जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में डील कर रही थी वो यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी के अंडर रजिस्टर नहीं कर सकती थी। परमिट किया गया फॉरेन कंपनीज को कि आप कोलैबोरेशन करो डोमेस्टिक कंपनीज के साथ में और इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री लो। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको अलाउ किया गया टू ऑपरेट इन रूरल मार्केट्स। वन स्टेट लेवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर स्टेट यहाँ पर परमिट की गई। रेगुलेटरी बॉडी में हमने इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करने के लिए बात की गई और एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा। यहाँ पर कंट्रोलर जो थे इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के इनको बनाया गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स। तो एलआईसी की जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो हमने यहाँ पर रिड्यूस की 75% से 50%। तो पहले गवर्नमेंट को 75% होल्डिंग रखनी थी, अब यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलआईसी की वो 50% हो गई। लिमिट किया गया जीआईसी और सब्सिडरी होल्डिंग को इन एनी कंपनी टू 5%। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुअल रिडक्शन देखने के लिए मिला फ्रॉम करेंट लेवल्स। कस्टमरी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो एलआईसी जो है वो इंटरेस्ट पे करता है डिलेड पेमेंट्स में बियॉन्ड 30 डेज। यहाँ पर एनकरेज किया गया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो यूलिप प्लान्स लेकर आए, प्रमोट करें कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो 1912 में पहला इंश्योरेंस रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912। 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट को लेकर आया। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट 1938 लेकर आया जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेजिस्लेशन था।
1956 में LIC बिजनेस जो था इसको नेशनलाइज किया गया। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को, 1993 में RN मल्होत्रा कमेटी को बिठाया गया ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को रिव्यू करें। 1994 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। 1995 में मुखर्जी कमेटी को बिठाया गया। 1996 में इंटरिम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को यहाँ पर सेटअप किया गया। फिर 1997 में मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसको पब्लिक नहीं किया गया था। गवर्नमेंट ने ग्रेटर ऑटोनॉमी दी LIC, GIC और सब्सिडरीज को। 1999 में आपका IRA एक्ट पास किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। और फिर 1999 में कैबिनेट ने इसे क्लियर करा। 2000 में प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया और 2002 में हमने अपनी 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी थी बताओ, नाम अपने दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो इनको क्या बोला, इनको बोला कि अब आप यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से अलग हो जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो पहला चैप्टर है वो कवर हो जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। गाइस, आरपी एकेडमी आप सभी के लिए यहाँ पर IFSCA, एडा एंड बाकी एग्जाम्स के कुछ ना कुछ कोर्सेज लाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं IFSCA का कोर्स, जहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो पीडीएफ्स में आपको यहाँ पर क्लासेस नहीं मिलती हैं, क्लासेस YT पर सभी फ्री रहती हैं। फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में आपकी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स, गिफ्ट सिटी, IFSCA एक्ट एंड इंश्योरेंस सारी चीजें कवर हो रही हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइडेंस आपको मिलेगा, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 एंड 5 यहाँ पर सॉरी पेपर 1 फेज 2 पेपर 1 एंड फेज 2 पेपर 2 के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको हम नोट्स देंगे वो मैं पहले ही बता देती हूँ, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो बट वो आपके एप्लीकेशन से ही आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आप एक्सेस करने के लिए अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं हो सकते इन शॉर्ट। अच्छा, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें IFSC ग्रेड A का MCQ और मॉक टेस्ट बैच, तो इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम आपको 200 प्लस एग्जाम लेवल MCQs पर सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो कॉमर्स अकाउंटेंसी, FMC, इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंस, जीके, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, IFSCA एक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर कैसे कवर हो रही हैं, हर सब्जेक्ट की आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं तो रियल एग्जाम सिमुलेशन यहाँ पर रहेगा, 5 फेज 1 पेपर 2, 5 फेज 2 पेपर 1 एंड आपको डिस्क्रिप्टिव एज में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स विद मॉडल आंसर्स मिलेंगे। एंड साथ में यहाँ पर जब हम आपको अपने कोर्सेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या अपने मॉक टेस्ट में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पर या तो PDF या तो फिर वर्ड फाइल में अपने आंसर्स लिखने के बाद में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करना होगा। आप अपने सिस्टम में अपने ही यहाँ पर स्टॉप क्लॉक लगाकर ही इन आंसर्स को लिख पाओगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी हम आपको टाइमिंग वाला पार्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप हमें मेल करो तो आप इसे मेल भी कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को, जिसमें कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअल फीडबैक्स मिलेंगे और वो जो फीडबैक्स रहते हैं वो भी हम आपको मेल या फिर आपकी जो फाइल है उसमें अच्छे से लिख कर दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। एंड IFSC ग्रेड A फेज 1 एंड फेज 2 की एक और टेस्ट सीरीज है जहां पर आपका जो प्राइस रहेगा केवल 399 रहेगा। एंड यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बुक फॉर PFRD एंड IFSC ग्रेड A भी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये केवल आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, साथ में MCQ बैच की तरह ये आपका काम करेगा। बाकी क्लासेस हम आपको YouTube पर ही देते हैं और YouTube पर ही सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। ठीक है, तो 5 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 मॉक टेस्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 5 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे बुक्स आपके PFRD और FIFSCA के लिए तो मिल ही रही हैं और इसका प्राइस आपके लिए केवल 399 रहेगा। ठीक है, तो आप चाहें अगर तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, RPA एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।
यार तो rpaacademy.co.in पर जाओगे आप, तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।